Good morning, student. Today we will discuss about the population composition. Student, आज population composition के बारे में पढ़ेंगे. तो what is the meaning of composition, student? संरचना. इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? संरचना कि पॉपुलेशन में कितने चाइल्ड हैं, कितने यंग पर्सन हैं, कितने ओल्ड पर्सन हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे. कंपोजिशन में, पॉपुलेशन का कंपोजिशन में इसको डिस्कस करेंगे. इसके पहले स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है और माइग्रेशन के कौन कौन से रीजन्स है, इसके बारे में डिस्कशन किया है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको ज़्यादा वीडियो समझ में आएगा. चलिए स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे. चलिए, पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. स्टूडेंट, पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन की संरचना कैसी है, वहाँ पे मेल कितने हैं, वहाँ पे फीमेल कितने हैं, वहाँ पे चाइल्ड कितने हैं, वहाँ पे यंग पर्सन कितने हैं, वहाँ पे ओल्ड पर्सन कितने हैं. तो इन सारे चीज़ों के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉपुलेशन कंपोजिशन. It gives us information about the age, sex, literacy level, health, occupations and income level of the population. स्टूडेंट, जब इसमें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट आपका जो है ना, इसमें आपका आ जाएगा क्या क्या इससे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है स्टूडेंट. तो एज मतलब चाइल्ड कितने बच्चे हैं, यंग पर्सन कितने हैं, ओल्ड लोग कितने हैं, सेक्स मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये सारी चीज़ें. लिटरेसी लेवल कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे कैसा है, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग बीमार हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. वहाँ के कौन कौन से लोग कौन सा ऑक्यूपेशंस करते हैं और वहाँ पे कौन कौन से इनकम के लेवल हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या होता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन से इंफॉर्मेशन मिलती है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री. स्टूडेंट, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है ना, जानना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट. क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे ना कि वहाँ पे पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसे है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जान पाएंगे कि वहाँ पे मेल कितने हैं, वहाँ पे फीमेल कितने हैं, वहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है, ये सारी चीज़ें हम नहीं जान पाएंगे. वहाँ पे लिटरेसी लेवल क्या है, तो इन सारी चीज़ों को जानना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा, पॉपुलेशन कंपोजिशन जानना पड़ेगा. स्टूडेंट, we all know that both Bangladesh and Japan are densely populated, but also know that Japan is far more advanced in economy and technology than Bangladesh. स्टूडेंट, यहाँ पे बांग्लादेश और जापान की का कंपेरिजन किया हुआ है, बांग्लादेश और जापान. स्टूडेंट, जो बांग्लादेश है और जो जापान है ना, वो दोनों मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है या डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है. मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, मैक्सिमम है, बहुत ही ज़्यादा है. लेकिन स्टूडेंट, अगर कंपेरिजन करें तो बांग्लादेश जो है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनडेवलप है. किसके कंपेरिजन में? जापान के कंपेरिजन में. क्यों? कि जापान में स्टूडेंट जो है ना, टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है. वहाँ की जो इकोनॉमी है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है. एडवांस मतलब स्टूडेंट डेवलप टाइप का है. वहाँ पे लोग सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा काम करते हैं, इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करते हैं. जबकि बांग्लादेश है स्टूडेंट, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कम डेवलपमेंट हुआ है. किसके कंपेरिजन में? जापान के कंपेरिजन में. बांग्लादेश के जो मैक्सिमम लोग हैं वो आपका फार्मिंग करते हैं, वहाँ प्राइमरी सेक्टर्स में काम करते हैं. तो अगर बताइए, अगर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन नहीं देखते तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम नहीं चल पाता स्टूडेंट. इसीलिए हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन देखना या पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज. स्टूडेंट, ये सारा डिफरेंसेस आपको देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि स्टूडेंट वहाँ क्या है, वहाँ पे पाए जाने वाले जो लोग हैं या रहने वाले जो लोग हैं, उनके कैरेक्टर में क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेज है. उनकी विशेषताओं में बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफरेंसेज हैं. वही कह रहा है कि इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज. वहाँ पाए जाने वाले लोगों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेज है, इसलिए सारा डिफरेंसेस क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है.
वी स्टडी दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन, और हम क्या करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन में इस डिफरेंसेस को या इस कैरेक्टर को क्या करेंगे पढ़ेंगे। जब तक हम पॉपुलेशन कंपोजिशन नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो फिर हम अलग अलग कंट्रीज के बारे में या वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में हम कुछ भी नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। इट आल्सो हेल्प्स अस टू एसेस एंड नो अबाउट इट्स प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर स्टेटस। स्टूडेंट, और पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ने से हमें एक चीज़ का और हेल्प मिलता है कि हम वहाँ पे कितने एसेस हैं। एसेस मतलब वहाँ पे जो संपत्ति है, वहाँ पे जो संसाधन है, उसके बारे में हम क्या कर पाएंगे सर्च कर पाएंगे, उसके संसाधन के बारे में जान पाएंगे, प्रेजेंट टाइम को भी में भी, और एक कल्पना भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा यहाँ पे होगा। फ्यूचर में भी हम सपोज कर सकते हैं कि ऐसा होगा प्रेजेंट टाइम को देखते हुए। ये सारी चीज़ें हमें जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन हेल्प्स अस टू नो द फॉलोइंग। स्टूडेंट, पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें कौन कौन सी चीज़ें बताता है, यहाँ पे दिया हुआ है, हमें कौन कौन सी हेल्प करता है। नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द पॉपुलेशन। स्टूडेंट, किसी कंट्री में मान लीजिए कि वहाँ पे 100 लोग हैं, तो वहाँ पे कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। एक टोटल पॉपुलेशन है उस कंट्री का, मान लेते सपोज करते हैं, तो वहाँ पे कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं वो हमें कौन बताएगा पॉपुलेशन कंपोजिशन बताएगा। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे 55 मेल है और 45 फीमेल है सपोज करो, तो ये हमें कौन बताया, तो हमें बताया कौन पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन के द्वारा स्टूडेंट वहाँ पे रहने वाले मेल्स और फीमेल के बारे में हम क्या कर पाएंगे नॉलेज गेन कर पाएंगे। सेकेंड, एज ग्रुप ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स। स्टूडेंट, अब एज ग्रुप हम लोग देखेंगे कि कितने एज के बच्चे जो कितने एज में कितने परसेंटेज में जो बच्चे हैं, कितने परसेंटेज में जो है वहाँ पे यंग पर्सन है, कितने लोग वहाँ पे ओल्ड लोग हैं। तो इसका एज का जो स्ट्रक्चर्स होगा मेल और फीमेल का, वो भी हमें कौन बताएगा, हमें बताएगा कौन पॉपुलेशन कंपोजिशन। जैसे आप सुने होंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यंग लोग हैं। यंग लोग मतलब यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा 50 से लेकर के और आपका 59 तक के जो पॉपुलेशन है इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं। सबसे ज़्यादा युवा स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में भारत में ही है। और आपने सुना होगा जापान का, वहाँ पे स्टूडेंट बच्चों की संख्या कम है, युवा लोगों की संख्या कम है, वहाँ पे वृद्ध लोगों की संख्या क्या है ज़्यादा है। ये हमें कैसे मालूम चला स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा क्या पॉपुलेशन कंपोजिशन, और हमें मालूम चल गया कि कहाँ पे कितना एज का स्ट्रक्चर है। एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, और क्या मिलेगा स्टूडेंट, हम वहाँ के एजुकेशन लेवल के बारे में जान पाएंगे कि वहाँ पे किस किस लेवल पे कौन सा एजुकेशन दिया जाता है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, यहाँ इसके बारे में जान पाएंगे। टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, वहाँ पे लोग जो हैं किस टाइप के ऑक्यूपेशन मीन व्यवसाय बिजनेस करते हैं, किस तरह के काम करते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ करते हैं कि टर्सरी एक्टिविटीज़ करते हैं, इन सब के बारे में हम जान पाएंगे किसके द्वारा पॉपुलेशन कंपोजिशन के द्वारा। इनकम लेवल ऑफ द पीपल, लोगों का इनकम लेवल क्या है, मतलब लोग वहाँ के कितने कमाते हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा, जब वहाँ का पॉपुलेशन कंपोजिशन देखेंगे तब। हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल, वहाँ के लोग कितने हेल्दी हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग जो हैं कितनी टाइप की बीमारियों से ग्रसित हैं, या कितने लोग स्वस्थ हैं और वहाँ पे बीमारियाँ क्यों हो रही है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम जान पाएंगे कब, जब वहाँ के पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ेंगे तब। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन से स्टूडेंट हमें इतने सारे पॉइंट्स क्या होते हैं मिलते हैं। नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द पॉपुलेशन, एज ग्रुप ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, इनकम लेवल ऑफ पीपल, हेल्थ कंडीशन ऑफ पीपल। सोच लो स्टूडेंट कि अगर पॉपुलेशन कंपोजिशन नहीं पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं मिलेगा। ऑल द एबव कैन बी स्टडीड बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री। हम इन सबका स्टडी करेंगे स्टूडेंट पॉपुलेशन पिरामिड में, जो अभी आपका नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में बताएंगे पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका लिटरेसी अमंग्स द पॉपुलेशन, लोगों में कितने लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं। लिटरेसी मतलब जो साक्षरता होती है, साक्षरता पढ़े लिखे लोगों की संख्या पॉपुलेशन में कितनी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट ह्यूमन रिसोर्स इज एजुकेशन। स्टूडेंट, ह्यूमन रिसोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना एजुकेशन है। मतलब कह सकते हैं कि स्टूडेंट एक पर्सन है, ठीक है,
तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कितना एजुकेशन है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं स्टूडेंट, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि व्यक्ति कितना स्किल है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट ह्यूमन रिसोर्स इज एजुकेशन। ह्यूमन रिसोर्स के लिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, एजुकेशन। If the education level of the population is low, then the skill to work on anything other than manual work remains low. स्टूडेंट अगर आप सपोज करो कि अगर उस व्यक्ति का जो एजुकेशन लेवल जो है ना बहुत ही लो है, सपोज करो कि एक व्यक्ति है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तो स्टूडेंट इसका काम करने का जो तरीका होगा ना वह अलग होगा। इसका जो वर्क करने का जो स्टाइल होगा ना और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो अलग होगी। किसके कंपैरिजन में, ये पढ़ा लिखा आदमी के कंपैरिजन में। एक एजुकेटेड पर्सन है ना तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा, स्किल तरीके से काम करेगा। ठीक है, लेकिन अनएजुकेटेड जो आदमी होगा वो अनस्किल तरीके से काम करेगा। ठीक है, और जो पढ़ा लिखा होगा स्किल तरीके से काम करेगा। जो अनएजुकेटेड होगा स्टूडेंट तो उसको जो काम करने का जो मैनर होगा ना वो अलग होगा। किसके कंपैरिजन में, जो पढ़ा लिखा होगा उसके कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। करेक्ट, इफ द एजुकेशन लेवल ऑफ द पॉपुलेशन इज लो, अगर किसी भी पॉपुलेशन का अगर एजुकेशन लेवल क्या है, लो है, देन द स्किल टू वर्क ऑन एनीथिंग अदर देन मैनुअल वर्क रिमेंस लो। तो उसका जो काम करने का जो तरीका होगा, मैनुअल वर्क भी करेगा तो बहुत ही लो टाइप का कर पाएगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको नहीं कर पाएगा। यूजुअली लिटरेसी इज कंसिडर्ड द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। स्टूडेंट अगर प्रायः देखा जाए, मतलब साधारण देखा जाए तो लिटरेसी से का मीनिंग क्या होता है कि लोग पढ़ लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो है लिटरेट है कि इलिटरेट है, तो इसको ऐसे हम चेक करते हैं। तो अगर कोई पढ़ा लिखा है, पढ़ लेता है, अगर लिख लेता है तो हम बोलेंगे कि वह क्या है, लिटरेट है। और जो नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, तो हम बोलेंगे क्या, वह इलिटरेट है। तो यहाँ पे यही चीज़ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यूजुअली लिटरेसी इज कंसिडर द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। पढ़ने और लिखने की कैपेसिटी जिसके पास होती है तो हम बोलेंगे कि वह लिटरेट है, वो पढ़ा लिखा है। और जो नहीं पढ़ पाता है, नहीं लिख पाता है, तो हम बोलेंगे कि वह क्या है, इलिटरेट है, अनपढ़ है। दिस में बी अक्वायर्ड एट प्राइमरी एजुकेशन लेवल इटसेल्फ, बट लिटरेसी रेट्स कैलकुलेटेड इन दिस मैनर कैन बी वेरी मिसलीडिंग। स्टूडेंट देखिए, जो पढ़ने और लिखने की जो कैपेसिटी है स्टूडेंट, वो कहाँ पे सिखाई जाती है, प्राइमरी एजुकेशन में। प्राइमरी में आपको पढ़ने और लिखना सिखा दिया जाता है। ठीक है, अगर हम केवल इस लिटरेसी अगर इतना ही को माने कि लोग पढ़ ले लिख लें और बस पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो, और उसी को हम बोल दें कि ये लिटरेसी है, तो क्या है, ये हमारा जो है ना मेजरमेंट करने का, लिटरेसी रेट को मेजरमेंट करने का क्या है, मिसलीडिंग है। मतलब ये हमें बहुत ही अंधकार में लेके चला जाएगा, ये हमारे लिए सही रास्ता नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि दिस में बी अक्वायर्ड एट प्राइमरी एजुकेशन लेवल itself, but literacy rates calculated in this manner can be very misleading। तो स्टूडेंट पढ़ना लिखना तो केवल प्राइमरी लेवल पे ही आदमी सीख जाता है। अगर उसी को बेस बांध करके कहें कि कौन पढ़ लेता है, कौन लिख लेता है और यही लिटरेसी रेट है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड कर सकता है, मिसलीड कर सकता है। स्टूडेंट अ पर्सन हु can just simply read and write may not have the ability to comprehend higher technology and to understand or contribute to productive work as much as another person who is highly educated। स्टूडेंट यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि दो पर्सन है, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में बता रहा हूँ कि दो पर्सन है। एक पर्सन जो है स्टूडेंट केवल किताब पढ़ लेता है और नाम लिख लेता है, ठीक है। और एक पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, मतलब इसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड आदमी है। तो देखिए इन दोनों के काम करने में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होगा। ये जो पर्सन होगा ना वो टेक्नोलॉजी पूरा अडॉप्ट कर लेगा, टेक्नोलॉजी को अच्छे से वर्क करेगा, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करेगा। लेकिन ये जो पर्सन होगा ना केवल जो किताब पढ़ लेता है और लिख लेता है ना, तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा और वह टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए करेक्ट, पर्सन हु, एक व्यक्ति जो है कैन जस्ट सिंपली रीड एंड राइट मे नॉट हैव द एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड हायर टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट जो सिंपल जो एक व्यक्ति जो है ना केवल पढ़ लेता है, लिख लेता है,
तो वह हायर टेक्नोलॉजी को कंप्रीहेंड नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं कर सकता, उसके बारे में नहीं समझ सकता है। एंड टू अंडरस्टैंड और कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिव वर्क, और स्टूडेंट वह किसी भी तरह का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क और उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं सकता है, वह बढ़िया से वर्क करके अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। एज मच एज अनदर पर्सन, जो एक दूसरा व्यक्ति है, हु इज हाईली एजुकेटेड, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मतलब यहाँ पे सिंपल का बात करनी जा रही है कि एक पर्सन जो है केवल पढ़ लिख ले रहा है और एक पर्सन जो हाईली एजुकेटेड है स्टूडेंट, तो ये पर्सन जो होगा ना, जो कम पढ़ा लिखा है, केवल पढ़ता है लिख लेता है, तो वह अच्छे से टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं कर पाएगा, और टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं कर पाएगा स्टूडेंट, वो अच्छा से प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा, अच्छे से वहाँ से उत्पाद भी नहीं कर पाएगा। किसके कंपेरिजन में? एक हाईली एजुकेटेड पर्सन के कंपेरिजन में। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट। Therefore, one cannot say that if basic literacy rates are high, then the manpower resource is competent to take on high quality work. स्टूडेंट अब यहाँ पे एक चीज़ और बताने की कोशिश की जा रही है कि केवल किसी कंट्री के जो लोग हैं पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ के जो लोग हैं ना बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, या बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, या बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। बस समझा रही है आपको ना कि हम केवल स्टूडेंट एक कंट्रीज है जहाँ के लोग केवल पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोडक्टिव हैं, बहुत ही बढ़िया रिसोर्सेज हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि therefore one कैन नॉट से दैट इफ़ बेसिक लिटरेसी रेट्स आर हाई, मतलब किसी कंट्री का जो बेसिक लिटरेसी हाई बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वो व्यक्ति जो है पढ़ लेता है लिख लेता है, इस दिखा रहा है कि सभी लोग पढ़ लिख लेते हैं। देन द मैन पावर रिसोर्स इज कॉम्पिटेंट टू टेक ऑन हाई क्वालिटी वर्क, तो हम ये नहीं कर सकते स्टूडेंट कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज है मैन पावर वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। सिंपल समझो, फिर मैं इसको समझा दूँ कि मान लीजिए एक कंट्री है स्टूडेंट, और यहाँ के सभी लोग जो है ना, जितनी भी पॉपुलेशन है वो सब पढ़ लिख लेती है, मतलब बुक पढ़ लेते हैं लोग और बुक दे करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आप केवल लोग पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं बस आप इतना ही से आप समझोगे कि वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा हाई एजुकेटेड रिसोर्सेज है या बहुत ही ज़्यादा हाईली रिसोर्सेज है? तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह का कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएंगे। लिटरेसी इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द सिटीजन्स एज इट ब्रिंग अबाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, हाइजीन, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, वेलफेयर, राइट्स एंड लॉ। स्टूडेंट लिटरेसी का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं ना ये सारी चीज़ें समझने में क्या हो, एबल हो, अंडरस्टैंडिंग करने में लेवल हो, किस चीज़ को? हेल्थ के बारे में वो लोग सोचे कि स्वास्थ्य क्या होता है, हमें हेल्दी रहना चाहिए, हाइजीन्स, हमें हाइजीन के बारे में लोग जानते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में लोग जानते हो, वेलफेयर, कुछ क्या जो कल्याण वाली चीज़ें होती है, सोशल वेलफेयर की चीज़ें होती है उसके बारे में जानना चाहिए, उनकी राइट्स क्या है इसके बारे में जानना चाहिए, एंड लॉ, जो भी उस कंट्री का स्टूडेंट लॉ है, रूल है और रेगुलेशन है उसको भी उनको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। केवल पढ़ लिख लेना ही हम नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छा लिटरेसी लेवल है, ठीक है। वहाँ के लोग अगर ये सारी चीज़ें जानते हैं तब हम बोलेंगे कि हाँ उनका जो लिटरेसी लेवल है वास्तविक में क्या है, अच्छा है, हाई है। दिस मेक्स देम लेस वल्नरेबल टू वैगरीज ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। स्टूडेंट और जब लोग यहाँ सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, अपने राइट्स को, अपने हेल्थ को, वेलफेयर को, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो वल्नरेबल होती है ना वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, मतलब वहाँ पे नुकसान होने की जो दर होती है, नुकसान होने का जो रेट होता है, वहाँ पे जो अनसोशल चीज़ें होती है ना वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है। क्यों? कि वहाँ पे जो लोग होते हैं सारी चीज़ें क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि हमें किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी तरह का कोई डर्टी वर्क नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी तरह का जो है कचरा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि उसका बैड इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होगा, पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, बिल्कुल सिंपल हो जाती है और लोग वहाँ पे बहुत ही लेस वल्नरेबल हो जाते हैं, मतलब उनको नुकसान बहुत ही कम होता है।
दे कैन बी सेफ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड कैन प्रॉस्पर एट बेटर रेट। और स्टूडेंट ये क्या हो जाते हैं कि वो एक्सप्लॉयटेशन से सेफ हो जाते हैं, मतलब अब उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है, उनका कोई मिस यूज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने राइट्स जानते हैं, ठीक है। और उनका जो ग्रोथ रेट होगा या उनका जो प्रॉस्परस होगा, उनका जो बढ़ने का या आगे बढ़ने का जो दर होगा बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा रेट होगा। मतलब कि वो सारी चीज़ें अपने बारे में जानते रहेंगे तो उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, और एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा तो उनका जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि केवल पढ़ लेना लिख लेना ही इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ के लोगों को ये सारी चीज़ें आनी भी चाहिए और ये सारी चीज़ें समझने की उनके पास कैपेसिटी होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि लिटरेसी लेवल अच्छा है। ओवर द ईयर्स इंडिया हैज़ सीन अ स्टडी राइज इन द नंबर ऑफ लिटरेट्स। करें स्टूडेंट, ओवर द ईयर मतलब बहुत सालों तक देखा गया ना, इंडिया हैज़ सीन स्टडी मतलब इंडिया में क्या था कि जो लोग जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, करेक्ट, ओवर द ईयर्स इंडिया हैज़ सीन अ स्टडी राइज इन द नंबर ऑफ लिटरेट्स। मतलब कि उनका जो लिटरेसी रेट है स्टूडेंट, उनका जो पढ़ने का जो लेवल वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, अस्थाई है और थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स ओवर द ईयर्स हैव हेल्प पीपल इन रिमोट फॉर फ्लंग एरियाज टू गेट एक्सेस टू एजुकेशन। स्टूडेंट गवर्नमेंट की बहुत सारा स्कीम ने जो रिमोट एरिया मतलब स्टूडेंट जो अनडेवलप एरिया है, जो सिटी से बहुत ही दूर है, वहाँ पे भी लोगों को पढ़ने के में क्या किया, हेल्प किया। लोग गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम लॉन्च किया, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ो सब बढ़ो, फ्री में बुक, फ्री में भोजन, ये सारी चीज़ें, और कोई भी ट्यूशन फीस नहीं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम लॉन्च किया जिसके कारण जो है ना, जो रिमोट एरिया में या अनडेवलप एरिया में जो लोग रहते थे, जो बच्चे रहते थे, उनको भी क्या हुआ, पढ़ने का मौका मिल पाया और वो भी मतलब पढ़े। दिस इन टर्न्स इज स्टडली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु आर नाउ सीकिंग वर्क अदर देन वर्क विच इन्वॉल्व्स जस्ट लेबर। स्टूडेंट और इससे क्या हुआ कि जो पहले मैक्सिमम जो लोग जो थे लेबर का वर्क करते थे, उसमें क्या हुआ, लेबर के वर्क में थोड़ा सा कमी देखने को मिला, और लोगों का जो काम करने का जो तरीका है, उनका जो मैनर है स्टूडेंट, उसमें बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला। ये सारा चेंजेस क्यों बदला स्टूडेंट, तो एजुकेशन के कारण। कैसे बदला, एजुकेशन के कारण। यही भी आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि दिस इज टर्न इज स्टडली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल, मतलब लोगों की संख्या में क्या हुई, बहुत ही तेजी से ग्रोथ हुआ। हु आर नाउ सीकिंग वर्क अदर देन वर्क विच इन्वॉल्व्स जस्ट लेबर, मतलब जैसे पहले के सारे लोग क्या करते थे, एज ए लेबर का काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने अदर काम भी करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। कैसे, जब उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया। Thus, it is important that employment opportunities should also increase along with increasing literacy. स्टूडेंट जैसे जैसे उनका लिटरेसी रेट बढ़ा वैसे उससे उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलता गया। मान लीजिए स्टूडेंट कोई एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या उसको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो हाई स्कूल मान लीजिए कोई वैकेंसी ही निकल रहा है स्टूडेंट, तो वो नहीं भर पाएगा। लेकिन जैसे वो व्यक्ति क्या होगा, पढ़ लेगा लिख लेगा, अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर लेगा, तो उसके पास चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब वो टीचर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसके लिए बढ़ जाएगा, जो एक सिंपल व्यक्ति के पास नहीं होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसके पास नहीं होगा। अब यहाँ पे ये तो आप लिटरेसी हम लोगों ने देख लिया कि लिटरेसी के केवल पढ़ना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, उनको अपने हेल्थ के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपने जो भी उस कंट्री में लॉ है उसके बारे में उनको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। एक टॉपिक और है आपका यहाँ पे जेंडर एंड लिटरेसी, इसको देख लेते हैं। जेंडर, मेल फीमेल कितने हैं और उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग नहीं हैं। मतलब यहाँ पे देखेंगे, जेंडर को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। और उस मान लीजिए जेंडर में दो लोग होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, तो मेल कितने लोग पढ़े हैं और फीमेल कितने लोग पढ़े हैं, इसको देखना है, मतलब जेंडर एंड लिटरेसी देखना है। अभी तो हम ओवरऑल लिटरेसी देखे हैं, अब मेल और फीमेल में देखते हैं। Although both men and women are equal in the eyes of the law in most countries, yet there are some social norms which prevails in certain societies where women do not have the freedom to go out and take up employment as the men do. Student, अगर ऐसे देखा जाए ओवरऑल
तो लगभग लगभग हर एक कंट्रीज़ में स्टूडेंट जो है ना, नागरिक जो है ना, लॉ के सामने क्या है, इक्वल है। मतलब कानून के सामने, जैसे अपने यहाँ फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 14 दिया हुआ है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो सभी लोग क्या हैं, लॉ के सामने क्या है, सभी लोग समान हैं, सभी लोग इक्वल हैं। लगभग लगभग हर एक कंट्रीज़ में है। लेकिन बहुत सारा जो सोशल नॉर्म्स, सोशल जो कंडीशंस होते हैं, सोशल बनावट होती है, सोशल संरचना होती है स्टूडेंट, वहाँ पे क्या है देखने को मिलती है कि वहाँ पे बॉयज़ को ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, बॉयज़ को ज़्यादा एजुकेशन का चांस मिलता है और गर्ल्स को कम एजुकेशन का चांस मिलता है। ठीक है। और बॉयज़ को ज़्यादा वर्क करने का फ्रीडम होता है और गर्ल्स को कम मिलता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। करेक्ट कि ऑल्दो बहुत मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। देखा जाए तो मैक्सिमम कंट्रीज में जो है लॉ के सामने जो वुमेन है और मेन है वो दोनों क्या है, सेम है, बराबर इक्वल हैं। 8 देयर आर सम सोशल नॉर्म्स विच प्रिवेल्स इन सर्टेन सोसाइटीज़। कुछ ऐसे सामाजिक बंधन है स्टूडेंट, कुछ ऐसे सामाजिक संस्कृति है जिसमें कुछ सोसाइटी जो है क्या उसके साथ वुमेन के साथ क्या किए जाते हैं, बहुत सारा हम लोग पक्षपात कर लेते हैं। जैसे कह रहा है कि वुमेन डू नॉट हैव द फ्रीडम टू गो आउट, औरतों को बाहर जाने का राइट्स नहीं होता है। एंड टेक अप एम्प्लॉयमेंट, और काम करने का भी राइट्स उनको नहीं दिया जाता है एज द मेन डू, जैसा कि वहाँ पे मेन लोग करते हैं। जहाँ जैसे वहाँ पे पुरुष लोगों को राइट्स होता है कि वो जो बाहर जा सकते हैं, वे लोग काम कर सकते हैं, वैसे महिलाओं को वहाँ पे बाहर जाने का और काम करने का राइट्स नहीं होता है। ये सभी सोसाइटीज़ में देखने को नहीं मिलता है, कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा देखने को मिलता है। In many societies, women are deprived of equality in terms of imbibing education and even equally nourishing food as compared to the male members. स्टूडेंट, कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहाँ के जो वुमेन होती हैं उनको इक्वलिटी नहीं होता है। किसमें स्टूडेंट, तो उनके एजुकेशन में भी और उनको न्यूरिशिंग फूड मतलब उनको भोजन में भी। आपने देखा होगा कि एक बॉय है और एक गर्ल है। ठीक है, गर्ल है। तो अगर मान लीजिए एक पेरेंट्स की एक बॉय है, गर्ल है, तो बॉय को ज़्यादा प्रीफ्रेंस दिया जाता है और गर्ल्स को कम प्रीफ्रेंस दिया जाता है। अगर मान लीजिए उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो बॉय को पढ़ाएंगे, गर्ल्स को नहीं पढ़ाएंगे। अगर उनके पास मान लीजिए कि पानी या व्यवस्था की जो लिमिटेड है ना, तो बच्चे को ज़्यादा रिसोर्स देंगे, बच्चे को ज़्यादा खाना पीना देंगे और गर्ल्स को कम प्रोवाइड्स करते हैं। इस तरह की सारी सोसाइटीज़ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ में आपको देखने को क्या होता है, मिलता है। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि इट मेनी सोसाइटीज़ मतलब बहुत सारी सोसाइटीज़ में वुमेन आर डेप्रीव्ड, मतलब वुमेन को क्या किया जाता है, डेप्रीव्ड क्या है, वंचित रखा जाता है ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता से, इन टर्म्स ऑफ इम्बाइबिंग एजुकेशन मतलब उनको एजुकेशन देने में, एंड इवन इक्वली न्यूरिशिंग मतलब उनको भोजन प्रोवाइड्स करने में, एज कम्पेयर टू द मेल मेंबर्स मतलब पुरुषों की कंपेरिजन में, या पुरुष जो बच्चे होते हैं उनके कंपेरिजन में महिलाओं के साथ बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं। इन सच सोसाइटीज द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ पॉपुलेशन इम्पैक्ट द अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअली अवेलेबल टू द इंडस्ट्री। स्टूडेंट कह रहा है कि इन सच सोसाइटीज़ मतलब इस तरह के सोसाइटीज़ में द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन मतलब जो पुरुष और महिलाओं की जो संख्या होती है इन अ पॉपुलेशन मतलब एक जनसंख्या में, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालती है द अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्या करती है, डालती है, अवेलेबल टू द इंडस्ट्री जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में पाए जाते हैं। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज होता है स्टूडेंट, वहाँ पे मेन को क्या किया जाता है, ज़्यादा चांस मिलता है जाकर के वहाँ पे मेल लोग ज़्यादा काम करते हैं, जबकि फीमेल को नहीं काम करने के लिए दिया जाता है। तो इसका बहुत ही बैड इफेक्ट हमारे सोसाइटीज़ पे और हमारी इंडस्ट्रीज़ पे क्या होता है, पड़ता है। वुमेन वर्किंग फ्रॉम होम इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। स्टूडेंट, जो वुमेन होती हैं क्या करती हैं कि वर्किंग फ्रॉम होम मतलब वो घर से काम करती हैं और घर में ही काम करती हैं, और बहुत कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या करती हैं, काम करती हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं और हमारी इकोनॉमी में क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती हैं। हमारी इकोनॉमी या हमारे जो आर्थिक है गतिविधियाँ है उसमें अपना हेल्प करती हैं। कौन, फीमेल। हाउएवर द वर्क ऑफ सम गोज uncounted for, especially those who are looking after the family and not contributing directly in any type of economic enterprises। स्टूडेंट, यहाँ से और देखेंगे
कि बहुत सारा जो वर्क है ना वुमेन का, हम लोग उसको कोई काउंट नहीं करते कि वो किसी भी तरह का काम नहीं करती हैं, वह उनके काम को हम लोग कोई भी काउंट नहीं करते। जैसे वो कौन कौन से काम हो जाते हैं स्टूडेंट, घर का काम। मान लीजिए वो घर में जितना भी साफ़ सफाई का काम करे, कुकिंग फूड करे, खाना बनाए, बच्चे का केयरिंग करे, हम उसके काम को किसी भी तरह के काम में काउंट नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि तुम किसी का कोई काम नहीं की हो, ठीक है। जब तक वो किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिकल वर्क नहीं करे, जैसे वो किसी फैक्ट्री में काम ना करे, जब तक वो किसी शॉप पे काम ना करे, जब तक वो किसी भी तरह का प्रोडक्टिव काम ना करे और केवल घर में वो काम करे, कितना हो भी काम करके वो करती रहे, तो हम उसके काम को काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की जा रही है कि हाउएवर द वर्क ऑफ सम गोज अनकाउंटेड, मतलब काउंट नहीं किया जाता है, फॉर स्पेशली दोज, मतलब वो काम हु आर लुकिंग आफ्टर द फैमिली, फैमिली को देखना, और एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस, किसी भी तरह का आर्थिक गतिविधियों में हम उसको काउंटिंग नहीं करते। अगर वो घर का काम करती हैं, बच्चों का केयरिंग करती है, कुकिंग द फूड करती हैं, तो इसको हम लोग किसी भी तरह का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं करते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन इन द पॉपुलेशन एंड द सोशल स्ट्रक्चर दस इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। करें स्टूडेंट, द नंबर ऑफ वुमेन इन द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में वुमेन का जो संख्या है स्टूडेंट, एंड द सोशल स्ट्रक्चर, जो सामाजिक संरचना उनकी है, दस इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करती है, डायरेक्ट क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती है, मतलब प्रभाव डालती है। सिंपल समझ सकते हैं स्टूडेंट, हमारी सोसाइटी में जो वुमेन का कंडीशन है और वुमेन का जो सोशल कंडीशन है या स्ट्रक्चर है, उससे हमारे ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी पे, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी पे उसका डायरेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। सिंपल समझो तो अगर महिलाओं को अच्छा कंडीशन प्रोवाइड्स किया गया है, महिलाओं को अगर एजुकेशन दिया गया है, तो हमारा जो रिसोर्स होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, वो ज़्यादा डेवलप होगा। अगर उनके साथ हमने भेदभाव किया, उनको पढ़ने का चांस नहीं दिया, उनको किसी भी तरह का एक्टिविटीज़ में काम नहीं चांस दिया, तो इससे क्या होगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा। A look at the table below show the population and the literacy as it was in recent years। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ लिटरेट्स पर्सन, मेल फीमेल पर्सन्स सब दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से देखना कि अलग अलग स्टेट का दिया हुआ है, पहले ओवरऑल कंट्री का दिया हुआ है, उसके बाद स्टेट का दिया हुआ है कि कहाँ पे कितना लिटरेसी रेट है, कितने मेल पढ़े लिखे हैं, कितने फीमेल पढ़ी लिखी हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको देखिएगा। अ केयरफुल स्टडी will show you how the percentage of literates among males is generally higher than the percentage of females across most of स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से क्या हम लोग सभी लोग जानते भी हैं कि हमारे सोसाइटीज़ में, इंडिया में बेटा मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मेल को ज़्यादा भोजन भी प्रोवाइड किया जाता है, मेल को ज़्यादा एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डाटा देखने से हमें पता चलता है ना मैक्सिमम स्टेट में कि जो लिटरेसी रेट है ना स्टूडेंट, उसमें मेल का परसेंटेज जो है ना ज़्यादा है और फीमेल का कितना है, कम है। फीमेल का परसेंटेज कम है और मेल का क्या है, ज़्यादा। हम आपको एक आध दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए इंडिया का दिया हुआ है यहाँ पे कि इंडिया में स्टूडेंट जो टोटल पर्सन्स है, पर्सन्स यहाँ पे दिया हुआ है और पर्सन्स में आपका यहाँ पे मेल्स और यहाँ पे फीमेल्स का दिया हुआ है। ओवरऑल पर्सन्स का 74% है, मतलब पूरे लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो कितना है, 74% है, जिसमें मेल मतलब पुरुषों का 82.14% है और फीमेल का जो आपका 65% 46 है। मतलब सिंपल समझ सकते हैं कि 100 पुरुष में से स्टूडेंट जो है ना, लगभग 82 पुरुष जो हैं, 82 जो मेल है वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस ऐसे समझ लीजिए कि 100 पुरुष में से 82 पुरुष जो हैं पढ़े लिखे हैं। सेम यहाँ पे मान लीजिए 100 फीमेल हैं, महिलाएं हैं, तो उसमें मात्र 65 जो हैं फीमेल जो हैं पढ़ी लिखी हैं। तो देख लीजिए ऐसे भारत का भी और अलग अलग स्टेट का भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा मेल और फीमेल में। हम आपको यूपी का दिखाने का कोशिश करते हैं। यूपी कहाँ है, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश कहाँ गया? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश का मिल गया। देखिए आपका यही है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल पुरुष इतना है, इसमें से मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। अगर उनका ओवरऑल अगर देखा जाए परसेंटेज स्टूडेंट, मतलब पूरा अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो 69% है। कितना परसेंट है? मतलब यूपी के 100 लोगों में से 69 लोग क्या हैं? पढ़े लिखे लोग हैं। अब देखिए, अब इसमें मेल जो है ना, मेल मान लीजिए 100 मेल हैं, तो 100 मेल में से कितने मेल पढ़े लिखे हैं? 79, ठीक है। और जो फीमेल हैं मात्र है 59 पढ़ी लिखी हैं। 100 फीमेल में से मात्र जो है 59 पढ़ी लिखी हैं, और मेल जो है 100 में से 79 पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे हर एक स्टेट में आप देखोगे, मैक्सिमम स्टेट में तो मेल और फीमेल के जो लिटरेसी रेट है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है? डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जो है स्टूडेंट बॉय को ज़्यादा प्रीफर करती है गर्ल्स के कंपेरिजन में, ठीक है। चलिए अब ये चेंजेस धीरे धीरे कम हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट पढ़ेंगे पॉपुलेशन पिरामिड, जिसमें हम इंडिया जापान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पिरामिड कैसा है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे मैक्सिमम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।